मजबूत हुआ विकसित भारत का संकल्प। देखिए मोदी 3.0 के 100 दिन विकसित भारत की राह हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और इस वक्त की तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं, जिनमें शामिल है जम्मू कश्मीर में हो रहा मतदान भी, साथ ही साथ और तमाम खबरें हैं साथ में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ रहे हैं लोग। 11 बजे तक 26% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। पहले चरण में 24 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में भी मतदान की व्यवस्था। राजधानी में 4 जगहों पर मतदान जारी। 10 साल बाद हो रहे चुनाव के लिए लोगों में खासा उत्साह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प के साथ भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगे शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। देश के नौनिहालों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में साबित होगा बड़ा कदम। कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने की भारत की प्रशंसा। भारत को बताया इस श्रेणी में ए ग्रेड। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जताया आभार। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कुपोषण मुक्त भारत के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा। बापा नगर में भरभरा कर गिरा मकान। 12 लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक पर भारत की नजर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से ही, जहां के मतदाता अपने लिए नई सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। 10 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में है और मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। महिला मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशंस भी तैयार किए गए हैं। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। तो भारी तादाद में लोग आज सुबह से ही उमड़ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। 10 साल के बाद हो रहे इन चुनावों में मतदाता भी उत्साह दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसका परिणाम कितना नजर आएगा शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से बेहतर मत प्रतिशत सामने आया था, उसी प्रकार विधानसभा चुनावों में भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त के मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 26.72% मतदान रहा। तो अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में अब तक 25.55%, डोडा का मतदान प्रतिशत 32.2%, किश्तवाड़ में 32.69, कुलगांव में
लगभग 26% और पुलवामा में भी 20% से अधिक और रामबन में 31.25%, तो शोपियां में लगभग 26% मतदान दर्ज किया गया। ये आंकड़े सुबह 11 बजे के हैं, जिसके बाद जाहिर है कि आंकड़ा बढ़ गया होगा। और जिस तरीके से लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले ही सवेरे से ही लोग कतारों में खड़े नजर आए, उससे ये उम्मीद बंध जाती है कि शाम तक आते आते मत प्रतिशत का आंकड़ा बहुत बेहतर होगा। वैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले चरण के लिए इस वक्त जो मतदान चल रहा है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेशवासी खासा उत्साह दिखाते नजर आ रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो मतदान हो ही रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। ये सुविधा खास तौर पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए की गई है। दिल्ली में 4 जगहों पर मतदान हो रहा है। विस्थापित कश्मीरी पंडित दिल्ली में मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की कश्मीरी पंडित परिवार से। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए मतदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउस के सामने है 4 चुनिंदा जगहों पर जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए यहाँ पर मतदान की व्यवस्था की गई है। क्या मुद्दा है आप लोगों के जहन में, क्या चलता है जम्मू कश्मीर को लेकर? तमाम खबरें आती रहती हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद। मुद्दा ये है डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छा वहाँ पे, और क्या हमें वहाँ वापस भेजना चाहिए घर। 10-20% जो अभी जो चल रहा है आतंकवाद अभी घूम रहे, जब तक उनको खात्मा करेंगे तभी होगा ना, तभी हाथ जा सकते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। यानी जो कहा जा रहा है सत्ताधारी दल जो केंद्र में है उनकी तरफ से कि अब बस आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर। ले रहा है आतंकवाद तो अंतिम सांस ले रहा, उनको मिलियामेट कर देंगे तभी होगा ये। जो हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले थे, वो जमहूरियत को लेकर, लोकतंत्र को लेकर एक भरोसा दिखा था वहाँ। ठीक है, वो तो है ही, लोकतंत्र पे भरोसा है, जमहूरियत पे भरोसा है, तभी तो जा रहे हैं, तभी तो वोट डालने जा रहे हैं हम। केंद्र सरकार बढ़िया है, मोदी साहब नंबर 1 PM है हमारे देश के लिए, अच्छे आदमी हैं वो हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए मतदान की सुविधा की गई है और जम्मू कश्मीर के इन चुनावों पर सबकी नजर लगी हुई है, इसलिए भी क्योंकि कुछ अलग हालात में इस बार ये चुनाव हो रहे हैं। 10 साल के बाद तो हो ही रहे हैं, 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं। यूनियन टेरिटरी के तौर पर भी जम्मू कश्मीर का ये पहला चुनाव है और इन सब हालात को देखते हुए इस बार जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने पिछले कुछ सालों में विकास की बयार यहां देखी है, उससे बेहतर भविष्य की बहुत सी उम्मीदें भी हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में हैं। आज के युवा क्या चाहते हैं वो भी इन चुनावों में मतदान के जरिए वे परिभाषित कर रहे हैं। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जनता किस तरीके से मतदान के माध्यम से अपनी उम्मीदों को आकार दे पाएगी, इसको लेकर इन चुनावों पर सबकी नजर है। और जब DD न्यूज के भी रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जहां से वो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं और जिस तरीके से सुबह 11 बजे तक बेहतर मत प्रतिशत सामने आया है, उससे भी ये उम्मीद बंध जाती है कि शाम तक आते आते लोकसभा चुनावों में जो मत प्रतिशत था उससे कहीं अधिक मत प्रतिशत जम्मू कश्मीर की इन 24 सीटों की जनता जरूर साबित कर पाएगी कि मत के अधिकार के माध्यम से वो अपने भविष्य को आकार दे पा सकते हैं। तो ये तमाम सवाल है आज के लोगों के जहन में भी कि जिनको वो चुनते हैं वो कहां तक उनका भविष्य सुधार पाएंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिस तरीके का बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, जिस तरीके की बदली हुई और सुधरी हुई प्रशासन व्यवस्था वहां पर दिख रही है, उसके माध्यम से विकास क्या एक बड़ा मुद्दा बन पाया है, कहां तक राजनीतिक दलों के एजेंडा और जनता के एजेंडा या सोच के बीच में एक संबंध नजर आ रहा है। ऐसे सवाल भी हैं जो तमाम चुनावी विश्लेषक जिन पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस बार चूंकि हम जानते हैं वाल्मीकि समाज भी, गोरखा समाज भी इस बार मतदान कर पाएगा और जो POK के विस्थापित कश्मीरी हैं वो भी इस बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं और जो दिल्ली में है उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये सब देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के चुनाव
इस प्रदेश की जनता के लिए भविष्य की एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। कुछ मत प्रतिशत इस वक्त के जो आपके सामने, रामबन में 31% जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस वक्त पहले चरण का मतदान जारी है, जिसको लेकर मत प्रतिशत के कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि जम्मू की 8 सीटें और कश्मीर घाटी की 16 सीटें हैं जहां पर इस प्रथम चरण में मतदान हो रहा है और सुबह 11 बजे तक के ही आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। अनंतनाग में लगभग 25.5% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया, डोडा में तो 32% से पार, किश्तवाड़ में भी लगभग 33% को छूता हुआ, कुलगांव में लगभग 26%, पुलवामा में भी 20% के पार मतदान दर्ज किया गया। ये सुबह 11 बजे के आंकड़े जो आपके सामने हैं। शोपिया में भी लगभग 26% मतदान, और ऐसे में दिल्ली में भी चूंकि 4 स्थानों पर विस्थापित कश्मीरियों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है, तो इसको देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ये पहल रही है कि कोई भी छूटे ना। चुनाव आयोग लगातार इस पहल में रहता है कि जहां भी जब भी मतदान हो तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पीछे ना रहे, और इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से भी जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर एक तरीके से अभियान भी चलाया गया ताकि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचे कि वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके ही अपने लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं पिंक बूथ भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, और हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, और जिसको देखते हुए मतदाता जब बाहर निकल रहे हैं तो दिख रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चुनाव प्रबंध और सुरक्षा प्रबंध को लेकर मतदाता भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामबन से धीरज हमारे साथ जुड़े हैं, शोपियां से ऋषि, पंपोर से रमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, शैलेंद्र मिश्र जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं जेके हाउस से। सभी रिपोर्टर्स से धीरे धीरे से बात करेंगे, लेकिन ऋषि सबसे पहले आपसे बात करती हूं, क्योंकि देखें तो इस बार के चुनाव इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दौर का जो युवा है वहां, जो 10 साल पहले बुजुर्गों ने, वरिष्ठ लोगों ने देखा होगा चुनाव, लेकिन आज का युवा इस चुनाव को देख रहा है, किस तरीके से अपने मत के महत्व को प्रदर्शित कर रहा है आज जम्मू कश्मीर का युवा और तमाम आवाम। देखिए, जहाँ तक आज के युवाओं की बात करें तो पूरे देश में ही युवाओं को धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस बात की समझ आ चुकी है कि उनके लिए अगर एकमात्र कोई विकल्प है तो वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। और इसी बात को हमने यहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ कश्मीरी भाइयों के साथ महसूस किया है, क्योंकि अब उन्होंने अब तक जो पिछले 10 सालों में जो हुआ, ख़ासतौर से जो अमन का रास्ता अपनाने का जो प्रयास हुआ, और उसमें उन्होंने देखा कि खुलकर किस तरीके से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पहले क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों का विश्लेषण उन्होंने अपने मन में जब किया, और आज जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि अमन का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, और इसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको वो अख्तियार कर चुके हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ सुबह से देखा है तमाम मतदान केंद्रों पर जो युवाओं की भीड़ है वो ज़्यादा देखी गई है। हालांकि बुज़ुर्ग भी हैं और महिलाएं भी बहुत ज़्यादा तादाद में देखी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है कि महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक इन पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से पुलवामा, शोपियां, किसी ज़माने में कहा जाता था कि यहाँ पर पोलिंग कराना ही अपने आप में चुनौती होता है, आज हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं है। लोग यहाँ पर झुंड में निकलकर मतदान कर रहे हैं, और महिलाएं और जो युवा हैं उनके बीच में एक उत्साह इस बात को लेकर भी है। एक तो उनकी सरकार अब उनके हाथ में है, ये वो कह रहे हैं कि अब हम ऐसी सरकार बनाने में सक्षम हैं जो हमारे लिए काम करे, और जो युवाओं की समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, और जो शिक्षा है और जो डेवलपमेंट है, ये बड़े इश्यूज़ हैं। और इससे पहले जो हम देखते थे कि जो इमोशनल इश्यूज़ के नाम पर जो इलेक्शन होते थे, जिसमें एक तरीके से जो ऑटोनॉमी की कोई बात करता था तो कोई किसी तरीके की बात करता था, लेकिन आज वो सब चीज़ें गौड़ हो चुकी हैं। हमने तमाम उम्मीदवारों से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें दफन हो चुकी हैं और हमें और सिर्फ अमन और शांति के ज़रिए डेवलपमेंट चाहिए। और कश्मीर में तमाम संभावनाएं भी हैं, यहाँ पर सेब है तो दूसरा पर्यटन है, तो इन सब चीज़ों को कश्मीरी समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं, और देश के बाकी के हिस्सों के साथ जब उनका जुड़ाव हुआ है और इसमें इंटरनेट ने जो भूमिका निभाई है, इससे उन्हें लगता है कि कश्मीर के पास जो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का देश में,
उसको अब अमन और डेमोक्रेसी के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से हम भारी तादाद में ये भीड़ भी सुबह से देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए रामबन का रुख कर लेती हूँ जहां से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, देखें तो पिछले 10 साल में जो भी दिक्कतें और मुश्किलें थी जनता की जम्मू कश्मीर की, वो दिक्कतें सुनने वाला कोई नहीं था। कैसे काम करता था प्रशासन सर्वविदित है, लेकिन अब जबकि मतदान 2019 के बाद जो परिदृश्य बदला और उसके बाद अब जो मतदान हो रहा है, उसके मद्देनजर मतदाता क्या कह रहा है, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठा है कि जिसको वो चुनने जा रहे हैं वो उनके कौन से सपने हैं जो पूरे करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। 2019 के बाद घाटी की फिजा बदल गई है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ की फिजा बदल गई है। और जिस तरीके से हमने युवाओं की बात की, यहाँ के महिलाओं से बात की और यहाँ के जो फर्स्ट टाइम के वोटर से बात की, उसके दिल में एक सबसे अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल, जम्मू कश्मीर में शांति। और उसी शांति का नतीजा आज लोकतंत्र के महापर्व में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने महिलाओं को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचते देखा है, ये दर्शाता है कि कश्मीर की घाटी में और जम्मू के संभाग में किस तरीके की शांति की बहाली हुई है। और वही जो बहाली है वही यहाँ के युवाओं की, यहाँ के महिलाओं की और यहाँ के बुजुर्गों की मांग है। क्योंकि उन्हें पता है कि जब से घाटी में शांति आई है तब से घाटी में और कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र में विकास की तमाम संभावनाएं बढ़ी हैं। चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो हम टनल के जरिए जिस तरीके से यहाँ कनेक्टिविटी हुई है, जिस तरीके से शिक्षा की बात करें तो जो एम्स खुले हैं, बच्चों के लिए कॉलेज खुले हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएँ बेहतर हुई है। और जो टनल, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात जो कर रहे हैं, जो कि हाल में रामबन में बना है 9 किलोमीटर का टनल, वहाँ से जिस तरीके से जम्मू से इस इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो उस कनेक्टिविटी और जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस रामबन के इलाके को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की जो घोषणा की, और जबकि खुद यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि टेररिज्म से बढ़कर, टेररिज्म से अलग हटकर हम रामबन को टूरिज्म का हब बनाएंगे। तो इस बात का जो उन्होंने कही थी, वो बात युवाओं के दिल को छू गई है। और युवाओं के दिल में इस बात की आशा है कि आगे भी जो भी सरकार बनेगी वो ऐसी सरकार बनेगी जिन्होंने विकास के कार्य को आगे बढ़ाया, जिसने शांति के कार्य को आगे बढ़ाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह आए थे। उन्होंने एक बहुत शानदार वाकया यहाँ पे लोगों को सुनाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं, रामबन की जो पहाड़ियाँ हैं, रामबन की पहाड़ियों से उधर जबकि आप आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर की घाटी वहाँ से शुरू हो जाती है। और शाम के समय जबकि 6 से 7 बजते थे तो इन पहाड़ियों में जो दहशतगर्दों की बंदूकें जो थी वो गरजने लगती थी, जो कि बीते सालों से खास करके धारा 370 और 35 के हटने के बाद वो बंदूकें खामोश है, लोग अमन के माहौल में जी रहे हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो नदी है वो चिनाब है, वो चिनाब अशांत नदी है, और जबकि यहाँ के लोग उसके उलट शांत हैं। यहाँ के लोग शांति चाहते हैं, शांति के माहौल में जीना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उसके लिहाज से लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन वहीं कांग्रेस गठबंधन ने भी 7 गारंटियों का वादा किया है प्रदेश की जनता के साथ, जिसको लेकर वो भी प्रचार में जाते हैं और वो भी इसी के आधार पर मत मांग रहे हैं। लेकिन आगे रुक कर लेते हैं पंपोर का, जहां से रमा त्यागी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और रमा, देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य यहां बने रहे हैं, उसके बाद इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। पीडीपी अलग है, कांग्रेस का अपना गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। सभी दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कहां तक जनता के दिल की बात और दलों के वायदों के बीच में कनेक्ट नजर आ रहा है? क्या कोई अंतर है या फिर कनेक्ट दिखता है? देखिए, कनेक्ट तो ममता सभी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी के अगर आप घोषणा पत्र देखते हो तो महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है,
कहीं कहीं पर जो है वो डिफर करता है। जैसे कि अगर बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो किसानों की बात करता है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर देखो तो वो बात कहीं ना कहीं नदारत नजर आती है। लेकिन कमोबेश सभी ने सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस का, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन रहा है। तो लोग यही कह रहे हैं कि लंबे सालों तक शासन करने के बावजूद जो यहाँ पर अगर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर लोगों तक जो उनकी जरूरी चीजें हैं वो नहीं पहुंची हैं, जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था नहीं हुआ है, जो युवा जो उनके हाथ में जब आज लैपटॉप है, पहले उनके हाथ में पत्थर क्यों थे, पहले बंदूक क्यों थी। तो ये बड़े सवाल हैं जो यहाँ की जनता कर रही है और इस बात पर मंथन कर रही है। और इसी को देखते हुए जो ये चुनाव है बड़ा रोचक हो जाता है। देखिए, इंडिया अलायंस में अगर हम बात करें तो कांग्रेस का बयान आया था, नहीं पीडीपी अभी भी हमारे साथ है। अगर कश्मीर की जब वो बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग हो जाती है और पीडीपी अलग हो जाती है। पीएजीडी का एक हिस्सा थे अगर हम बात करते हैं महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसके बाद जो उनमें दो फाड़ हुआ, उसके बाद जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, दोनों ही दल एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही दल एक दूसरे पर घाटी में जो पहले हुआ वो होने का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए एक बड़ा ही जिसे कहते हैं दिलचस्प परिदृश्य है और लोग भी इस चीज को ध्यान तो से ये सुन रहे हैं। राजनीतिक उठापटक को तो लोग देख रहे हैं रमा, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोल सके कि जहां आप खड़ी हैं वहां पर भी हमें कुछ दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से मतदान वहां किया जा रहा है, ताकि इस वक्त के मतदान की भी ताजा तस्वीरें हम जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। देखिए ममता, मतदान की जो लंबी कतारें थी सुबह के समय, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो है कुछ कुछ गर्मी जो है हो चुकी है, तो लोग और बहुत से फार्मर्स हैं, जैसे कि अभी सैफरन का अभी बुआई का काम चल रहा है, तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल कर आए। अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी जो लंबी कतारें हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही गर्मी कम होगी तो उम्मीद की जा रही है कि वो लंबी कतारें फिर से शुरू हो जाएं। लेकिन मतदाता घरों से बाहर निकल कर आ रहा है, युवा आ रहा है, बुजुर्ग आ रहे हैं, जो जिन्होंने कई कई यहाँ पर साल देखे हैं, उनसे हमने पूछा कई दौर की राजनीति का, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर वहशत की राजनीति ना हो। जो विकास की एक परंपरा पिछले 3-4 सालों में है, तो हम चाहते हैं वो आगे बढ़े। हमारे युवाओं को एक जो दृष्टि मिली है उसमें उनको मौके भी मिले, उनको नए विकल्प मिले। और तो दलों के वायदे अपनी तरफ हैं, लोगों की उम्मीदें अपनी तरफ हैं। देखना होगा कि अपने मताधिकार से किसे चुनती है, किस सीट पर जनता। फिलहाल दिल्ली का ही रुख करते हैं, जहां से शैलेंद्र हमारे साथ जेके हाउस से जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ पर शैलेंद्र कश्मीरी विस्थापितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए भी यहाँ पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं। कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो सपना देख रहे थे कश्मीरी पंडित, उसे साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। शैलेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली में नहीं, बल्कि 4 जगहों पर दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पर आकर मतदान कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले कई कश्मीरी पंडितों से बातचीत की, बहुत उत्साहित थे कि लोकतंत्र की इस पर्व पर वो अपनी भागीदारी दिल्ली से सुनिश्चित कर पा रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है बीते वर्षों में, उससे एक सुखद आस जगी है और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बहुत बड़ी भीड़ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जो मतदान कर रहे थे उसमें काफ़ी सारे युवा थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है कि जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडित परिवार के लोग, जिसमें युवा भी शामिल हैं, वो जब अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है, वो यही दिल्ली में मतदान कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कुछ लोग आए, उनकी कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो कुछ उसके बाद वो जरूर उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन सुखद बात यह है कि सभी जो प्रयास हुए हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसको लेकर काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे। और लोकतंत्र की इस महापर्व में जो उनकी भागीदारी दिल्ली से सुनिश्चित हो रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर काफ़ी खुश थे कि ये जो प्रक्रिया है उससे उन्हें एहसास होता है कि जम्मू कश्मीर से भले ही वो दूर हैं, इस वक्त मौजूदा समय में वो विस्थापित का जीवन जी रहे हैं दिल्ली में, लेकिन वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में एक मतदाता के तौर पर हिस्सा ले पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज का दिन है जहां जम्मू कश्मीर की इन 24 सीटों के मतदाताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। राजनेताओं के लिए तो है ही, दलों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए भी। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव आयोग ने यहां पर जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए ऐसे क्या खास प्रयास किए जिसका प्रभाव परिणाम स्वरूप
मत प्रतिशत में हमें शाम तक नजर आ सकता है? देखिए, जहाँ तक ममता चुनाव आयोग के प्रयासों की बात करें तो चुनाव आयोग ने निश्चित तौर से एक भरोसा यहाँ के मतदाताओं को दिया कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो मैंडेट दिया है, जो उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत चुनाव आयोग को हर हाल में ये सुनिश्चित करना होता है कि इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो। इसी बात को हमने बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ लोगों के साथ महसूस किया कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया अब तक अपनाई गई है, चाहे वो लोकसभा के दौरान रही हो या फिर इस चुनाव में, एक तरीके से पूरी तरीके से 100% फेयर इलेक्शन है। और इसमें हमने कई उम्मीदवारों के साथ जब बातचीत हुई, हमने कई उम्मीदवार ऐसे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, कई उम्मीदवार ऐसे थे जो जमात के समर्थन से थे, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की वजह से ही हम खुलकर चुनावी मैदान में आए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब उन्हें लगता है कि जब वो चुनाव में जाएंगे तो उन्हें जो वोट मिलने चाहिए वो सही मायने में उन्हें मिलेंगे। तो एक तो भरोसा उन्होंने जनता के बीच में और राजनीतिक दलों के बीच में, दोनों ही जगहों पर स्थापित किया। और ये इस भरोसे के माध्यम के साथ साथ जो प्रबंध किए हैं, चाहे वो सुरक्षा के प्रबंध हो, हर हाल में उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हर बूथ को पैरामिलिट्री फोर्सेस से लैस किया जाएगा, हर बूथ को सीसीटीवी कैमरे की जद में लाया जाएगा। और जो राजनीतिक दलों ने, जब चुनाव आयोग की टीम कश्मीर आई थी, तब उन्होंने जो मांगे रखी थी, तकरीबन हर एक मांग को, राजनीतिक दल की मांग को चुनाव आयोग ने मान लिया था। और जिसमें एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई भी बूथ नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में ही हर बूथ हो। तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आप बहुत ज़्यादा दूर जाके मतदान करने में चुनौतियां हैं। तो ऐसे में जब उनके घर के पास ये बूथ आए हैं, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग बूथ हैं बहुत पास हैं, और करीब कह सकते हैं कि एक गांव में 2-2, 3-3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो टेरेन है उसका भी ख्याल रखा गया है। और चुनाव आयोग ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि अगर कोई परिवार दूर तक है, जिसका इंटीरियर में घर है, तो बूथ उसी के घर के पास पहुँच जाएगा। तो ये जो पहल है, भरोसे के साथ साथ प्रयास, इसकी वजह से मुझे लगता है, और जो राजनीतिक चेतना आई है और जो लोगों में भरोसा आया है कि डेमोक्रेसी के जरिए हम अपने जो मांगे हैं उनको पूरा करवा सकते हैं और अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। तो इन सब चीजों का तो ये सभी हैं जिनका प्रभाव हमें आज के दिन इस मतदान में मिलेगा। लेकिन ऋषि, आपके पीछे भी जो कतारें लगी, हम चाहेंगे कि आप भी अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से हमें भी वो दृश्य दिखाइए जहां पर आप जो कह रहे हैं उसकी तस्दीक करते नजर आए ये दृश्य। एक बार अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे प्लीज। बिल्कुल ममता, जिस बूथ पर मैं अभी था उससे बहुत बड़ी भीड़ थी और इसी वजह से हमने इस बूथ को चुना भी था। लेकिन मैं अपने कैमरामैन अनिकेत से कहूँगा कि कोशिश करें कि जो अभी इस समय लोग इस समय कतारों में खड़े हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और इस समय ममता आप देखेंगी सबसे ज़्यादा युवा हैं। इन युवाओं के चेहरे पे जो तमाम उम्मीदें हैं और जो आकांक्षाएं हैं कि एक अमन चैन के रास्ते से जब अपनी उम्मीदों और सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये तमाम युवा इस समय हैं। तमाम कुछ महिलाएं भी निकलकर वोट डालकर वापस आ रही हैं। तो ये जो पूरे के परिदृश्य हैं इस समय हम इस इलाके में देख पा रहे हैं, ये बहुत शानदार हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि हम एक मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं और इसी वजह से जो हमारा सपना है एक विकसित राष्ट्र बनने का, वो इन्हीं के माध्यम से पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो धीरज, कह सकते हैं ये बात भी कि जहां युवा बुजुर्ग मिलकर, महिलाएं बच्चे बूढ़े सभी लोग, आपने कहा कि कुछ महिलाएं बच्चों के साथ भी यहाँ आई हुई थी, कि मत जरूर डालना है किसी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से अपने एडजस्टमेंट को करते हुए, लेकिन मत जरूर डालना है। क्या ये सोच है जो पुख्ता तौर पे नजर आ रही है हर वर्ग, हर आयु में? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एक बात मैं कहना चाह रहा था कि जो चुनाव का जो प्रचार होता है वो प्रचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है उस प्रचार में दिया गया संदेश। अभी 3 से 4 दिन पहले यहाँ के पास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा ज़िले में आतंकवादी घटनाएं हुई है और उस घटनाओं में 2 जवानों की जो शहादत हुई है, उस तस्वीर को हमने वहाँ देखा और किस तरीके से वहाँ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरने की कोशिश की। और वहाँ पे 2 दिन के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री
का एक दौरा होता है पाडर, जहां पे उन्होंने एक जनसभाओं को संबोधित किया और उस जनसभा में पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने ही कहा था कि आप ऐसे सुदूर इलाके में मेरी रैली का आयोजन करो जहां की इस तरीके की वारदात अधिक होती है और मैं उन जगह को देखना चाहता हूं। तो उनका संदेश साफ था और साफ तौर पे अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं, उनको जेल से रिहा करने की बात करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आतंक को इस घाटी से पाताल तक पहुंचा दूंगा। देखिए, यही भरोसा जो यहाँ के युवा हैं या यहाँ के जो महिलाएं हैं, यही भरोसा उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने का साहस देता है, हिम्मत देता है और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे छोटे बच्चे को साथ में लेकर अपने गोद में उठाकर महिलाएं मतदान केंद्र पर पहुंची। तो ये जम्मू कश्मीर के जमहूरियत की जीत है, जिसका कि सपना हम सबों ने देखा था या जिसका सपना बीते 10 सालों से यहाँ के युवा देख रहे थे कि कैसे यहाँ पे जो हमारी चुनी हुई सरकार हो, हमारे प्रतिनिधि हो, और यही अधिकार अपने मत के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता आज इसका प्रयोग कर रही है, अपने मत से अपनी पसंद की सरकार चुनने का। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर के चुनावों की इस तस्वीर को हमारे सामने लाने के लिए। फिलहाल ये रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें मिड डे प्राइम। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में बात हरियाणा चुनावों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एक सीट पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत CPIM के लिए छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को गारंटी पत्र नाम दिया है। 2019 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने निर्दलियों और JJP के बूते राज्य की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा था। कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी होने के बाद राष्ट्रीय नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में कई रैली और रोड शो किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में 7 गारंटियों की बात थी और आज के गारंटी पत्र में किस तरह की गारंटियां जनता के लिए लेकर आएगी कांग्रेस, ये बात सबके सामने आएगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष अब से कुछ ही देर बाद ये मैनिफेस्टो हरियाणा में जारी करेंगे। हम जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में सीटें हासिल करने के बाद हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी हौसले बुलंद हैं, लेकिन क्या जनता उनके साथ जुड़ पा रही है, देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इस दौरान राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ कई अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं। तो हरियाणा में कल बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र, तो वहीं आज कांग्रेस जारी करेगी गारंटी पत्र। और अब खबर दिल्ली से आ रही है, जहां करोलबाग बापा नगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक मकान ढह गया है। इस हादसे में अभी तक 12 लोगों को बचाया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल राहत कार्य जारी है, साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां मौजूद है। स्थानीय लोगों को घटनास्थल के आसपास से हटाया जा रहा है और बचाव टीमें इस वक्त प्रयास में लगी हैं कि जहां तक हो सके लोगों की जान बचाई जा सके। अभी तक 12 लोगों को यहां से निकाल दिया गया है। इस वक्त ये दिल्ली का हादसा है, करोलबाग के बापा नगर से खबर आ रही है, जहां एक इमारत के गिर जाने के कारण वहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की भी इस वक्त आशंका जताई जा रही है। हालांकि 12 लोगों को
यहाँ से बचाया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, इस वक्त की ताज़ा खबर क्या आ रही है बापा नगर से? देखिए, इसी गली में थोड़ी देर अंदर जाने के बाद अगर जाएंगे तो इसी गली में वो बिल्डिंग है जहां वो गिर गई है बिल्डिंग। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें करीब करीब 20-22 लोग काम करते थे। जूता चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी उसमें, और सुबह 9 बजे के आसपास बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, गिर गई है, जिसमें कई लोग दबे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली फायर सर्विस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम संयुक्त रूप से मिल करके ऑपरेशन को चला रही है, जिसमें अब तक 11 लोगों को निकाला जा चुका है और अभी भी एक व्यक्ति उसमें दबा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ की जो डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और जो डॉग हो जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो सर्च कर रहे थे, क्योंकि आवाज़ वो सुनने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति है जो कहाँ पर दबा हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है और एनडीआरएफ की टीम और दिल्ली फायर सर्विस की टीम लगी हुई है कि एक व्यक्ति को किसी तरीके से बचाया जाए। 11 आदमी को निकाला जा चुका है और उनको अस्पताल भेजा गया है। आरएमएल अस्पताल में उनको उनके इलाज के लिए, चूंकि बहुत से लोग घायल भी हुए हैं, इस वजह से उनको अस्पताल भेजा गया। तो ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की टीम संयुक्त रूप से इसको अंजाम दे रही है। नितेंद्र, अभी आपने कहा कि यहाँ जूते चप्पल की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन ये देखने में इलाका रिहायशी इलाका लग रहा है। जी बिल्कुल, रिहायशी इलाका है और बीच बीच में कमर्शियल भी काम होता है। कहीं पर जूता चप्पल, कहीं पर शर्ट बनाने की, कहीं कुछ और इस तरीके से ये अवैध चल रही है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। एजेंसी पता करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा था। और जितने भी लोग जो दबे थे मलबे में वो प्रवासी बताए जाते हैं, ज़्यादातर मजदूर हैं, बिहार से उनका संबंध बताया जा रहा है। और वो लोग करीब करीब 20-22 लोग सुबह से काम कर रहे थे और सुबह 9 बजे की ये घटना है। आप सोचिए कि बहुत ही 22 गज के दायरे में मकान ये बना हुआ था, बहुत ही तंग गली है। मैं गया था वहाँ पर, पर परमिशन नहीं दिया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कि आप वहाँ नहीं जा सकते। और उसमें 3 मंजिला की बिल्डिंग, 2 मंजिल तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, 1 मंजिल आधी ध्वस्त हो चुकी है। साथ में बगल की जो बिल्डिंग है उसमें भी उसका असर देखने को मिला है, उसमें भी 2-3 महिलाएं हैं वो घायल हो गई थी। तो बहुत ही तंग गली है, रिहायशी इलाका भी है और कमर्शियल इलाका भी है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार के कुछ लोग जो इस जूते चप्पल की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और जहां पर ये इमारत भरभरा कर गिरी, जिनमें से 11 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका। धन्यवाद नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने। और बढ़ लेते हैं आगे। देश के सभी बच्चों को मजबूत वित्तीय नींव देने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना को लेकर केंद्रीय बजट में ऐलान हुआ था और अब सरकार एनपीएस वात्सल्य योजना के जरिए देश की भावी पीढ़ी को बचपन से ही पेंशन योजना से जोड़ेगी। ये पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित बचत सह पेंशन योजना है। एनपीएस वात्सल्य योजना के कई फायदे हैं। ये एक बचत सह पेंशन योजना तो है ही, साथ ही इसमें निवेश पर टैक्स लाभ भी मिल सकता है। निवेश की राशि और अवधि को लचीले तरीके से चुना जा सकता है। खाता बच्चे के नाम पर होता है, जिससे कि वो अपने भविष्य का स्वयं निर्णय ले सकता है। और इस एनपीएस वात्सल्य योजना के जरिए माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकते हैं। ये योजना लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें निवेश के कई विकल्प मिल जाते हैं और माता पिता अपने बच्चे के नाम पर ही सालाना कम से कम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। और जाहिर है कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए ये योजना सुलभ हो जाती है। हालांकि निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन माता पिता बच्चे के नाम पर इस पेंशन अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक अपने बच्चे के नाम पर ये खाता खुलवा सकता है और इस योजना के तहत 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद शिक्षा या गंभीर बीमारी या विकलांगता जैसी जरूरतों के लिए भी जमा राशि का 25% 3 साल बाद निकाला जा सकता है। यानी लॉक इन पीरियड 3 साल का है और ऐसा ज्यादा से ज्यादा 3 बार किया जा सकता है। बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा तो उसके बाद खाते से धनराशि निकाल सकता है या फिर 60 वर्ष की आयु पर भी वो पेंशन ले सकता है। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलेटर एनपीएस में बदल जाएगा। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है और अगर 3 साल के बच्चे के माता पिता इस योजना में 10,000 रुपए का निवेश करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब
63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। नाबालिग की मृत्यु होने पर पूरी धनराशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी। अगर आप एनपीएस वात्सल्य खाता खोलना चाहते हैं तो प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट या पेंशन फंड में आप ये खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-एनपीएस के जरिए भी एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है। आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया जाएगा और एक बार इसका शुभारंभ हो जाए उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना ये खाता खोल सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य जो छोटी उम्र से ही बच्चों के नाम पर एक पेंशन खाता माता पिता खुलवा सकते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। देश इस समय पोषण माह मना रहा है। ऐसे में देश को कुपोषण की समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत को ए ग्रेड दिया है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बिल गेट्स ने कहा है कि भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में कुपोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक भोजन प्रणाली और मध्याह्न भोजन प्रणाली का उपयोग फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि पोषण संबंधी कुछ संकेतक उसकी अपेक्षा से कमजोर हैं। इस तरह की स्पष्टता और इस पर ध्यान केंद्रित करना मुझे लगता है बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को दूर करने या इसे कम करने से दो बड़े लाभ होते हैं। पहला ये कि अच्छी तरह से पोषित बच्चे के संभावना मृत्यु की बहुत कम होती है, बल्कि ये दोगुनी कम हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में डायरिया या निमोनिया जैसी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात जो बिल्कुल बहुत बड़ी है और महत्वपूर्ण वो ये कि उन शुरुआती वर्षों में अगर बच्चे कुपोषित हैं तो उनमें अगर ऐसी कोई कमियां हैं स्वास्थ्य संबंधित तो आप ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां प्रोबायोटिक जैसे नए तरीकों पर हम परीक्षण कर रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत में बहुत कुछ सीखा जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर अन्य कार्यक्रमों के लिए भी जानकारी मिल पाएगी। तो कुपोषण को दूर करने में भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है बिल गेट्स ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, जो बिल गेट्स फाउंडेशन हर साल सितंबर में जारी करती है। और इसके तहत उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है, प्रमुखता से सामने रखा है कि पोषित बच्चों का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होता है और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बेहतर होती है। ऐसे में छोटी उम्र में अगर कुछ बीमारियां भी होती हैं तो इन बच्चों की मृत्यु की संभावना कम होती है। और इसीलिए पोषण जो एक मिशन भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसी की अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो पोषण को लेकर केंद्र सरकार ने जब मिशन पोषण शुरू किया तो उसके बाद से इस मिशन के साथ तकनीक को भी जोड़ा और इस मिशन के साथ आंगनवाड़ी तक महिलाओं को जोड़ा गया है, एएनएम्स को जोड़ा गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, ताकि न केवल शहरों बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहां भी बच्चे हैं, सुदूर गांवों तक भी सरकार पहुंची है इस तरह से कि पोषण सब बच्चों को मिल सके। और इसी के तहत मिड डे मील कार्यक्रम भी सरकार का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस मिड डे मील में भी इसी तरीके का भोजन शामिल किया जाता है जिससे बच्चों का पोषण, उनकी पोषण संबंधित जरूरत को पूरा किया जा सके। और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे भी कुपोषण से लड़ने में भारत सरकार के प्रयासों को सराहा जा रहा है। और अगर हम मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल की बात करते हैं तो मोदी 3.0 सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इन 100 दिनों में मोदी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, साथ ही झारखंड राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी की क्या रणनीति है। डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से बात की। मोदी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां थीं, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या उपलब्धियां हैं? 4 जून 2024 को देश की जनता ने फिर से मोदी जी पर विश्वास जताया और तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक जो लोगों की सेवा की, लोगों के लिए काम किए, योजनाएं तैयार की और आम जन तक कैसे उस योजना का लाभ मिल सके उसके लिए लगातार प्रयासरत रहे। बिल गेट्स ने भारत की प्रशंसा की, कुपोषण के खिलाफ भारत को काम करने के लिए ए ग्रेड दिया है। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं उन्होंने जो कहा है
और चूँकि बिल और मिरांडा गेट फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के अंदर कई काम किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का फोकस कुपोषण मुक्त भारत का है और लगातार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से हम आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से चाहे वो बच्चों को कैसे कुपोषण से मुक्ति मिल सके, इसके लिए अभी ये सितंबर का महीना 7वां पोषण माह चल रहा है। इसके माध्यम से भी हम जागरूकता अभियान जन जन तक लोगों के बीच जाकर फैलाते हैं। बदलती डेमोग्राफी को लेकर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। बिल्कुल, आज जो राज्य की स्थिति है, लगभग 4.25 साल इस सरकार के हो गए और राज्य बद से बदतर राज्य की स्थिति है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अगर हम देखें तो आज डेमोग्राफी की बात अगर करें तो निश्चित रूप से आज चाहे हम संथाल परगना की बात करें या फिर हम रांची की भी बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो घुसपैठिए हैं वो आकर यहाँ पर जो आदिवासी हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे शादी करते हैं और उसके बाद ज़मीन का हस्तांतरण यानी ज़मीन लूटने का, ज़मीन कब्जा करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा शिकायत के बाद भी राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को रोकने में अक्षम है। राज्य में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? राज्य की सुरक्षा, राज्य का विकास, राज्य के लोगों के लिए रोजगार से लेकर अन्य चीज़ों पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा। ये थे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। These 100 days, the historical 100 days. The third time, people given clear mandate to the historical mandate to our Prime Minister. Our Prime Minister got enthusiasm and Prime Minister is working more than 3 times work to develop the nation towards the Viksit Bharat. See, the 100 days is the pillar, strong pillar for the next 23 years or 2047. For that, our government is, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government is focusing the infrastructure projects. Almost within this 100 days, 15 lakh crore are invested for the infrastructure and agriculture, Yuvas development, Mahila development, Garibs and SC, ST, OBC developments के लिए 15 lakh crores are invested in this within 100 days. आज मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर का 18वां दीक्षांत समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में सम्मिलित हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अपने मुद्दों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उनके मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि कार्यान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं। आगे क्या कदम उठाने हैं उसे लेकर बैठक में तय किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति की आज की बैठक को टाल दिया गया है। त्योहारों के चलते ये फैसला लिया गया। इस बारे में वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बैठक 18, 19 और 20 तारीख को तय थी, लेकिन हमारे कुछ सदस्यों की मांग और सुझाव पर महत्वपूर्ण त्योहारों के चलते आज की बैठक स्थगित की गई। ये बैठक कल और परसों तय समय के अनुसार ही होगी।
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और बोर्ड की मीटिंग 18, 19, 20 को तय थी, लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 17 तारीख को गणेश चतुर्दशी और जो हमारे अल्पसंख्यकों का रबीउल अव्वल का जुलूस है वो महाराष्ट्र में आज निकल रहा है। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ गए, चाहे वो गणेश चतुर्दशी का हो या रबीउल अव्वल का हो। इसके कारण माननीय सदस्यों की सुझाव थे, उनकी मांग थी, इस आधार पर 18 तारीख की प्रस्तुत किया, लेकिन 19-20 को उसी शेड्यूल के हिसाब से भाजपा नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी की बयानबाजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 9.5 साल तक आलीशान बंगले में रहकर सारी सुख सुविधाएं भोगने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल तो एक त्याग की मूर्ति है। वो अपना घर भी खाली कर रहे हैं, सुरक्षा की वापसी भी कर रहे हैं, चिंता हो रही है सुरक्षा की। अरविंद केजरीवाल साहब 9.5 साल तो आपने उस आलीशान बंगले के मजे ले लिए। जब लोगों ने सवाल उठाया कि आपने कोरोना के टाइम पर इतना भव्य शीश महल बना लिया और उसके आप मजे ले रहे हो, आप तो कहते थे कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। आज जब हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो आज ये जो झूठा मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के गले नहीं उतर रही है, लोग इसको पचा नहीं पा रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल संजय सिंह के ट्वीट के जवाब में ये बयान बीजेपी की ओर से सामने आया है, जिसमें अपने ट्वीट में संजय सिंह ने इस बात को सामने रखा था कि किस तरीके से केजरीवाल एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि वो बंगला भी छोड़ रहे हैं और जो सुरक्षा की चुनौतियां उनसे भी जूझते हुए वो ये तमाम काम कर रहे हैं, और इसी के को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। और आतिशी के दिल्ली के नई सीएम बनने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आतिशी के विभागों में हुए घोटालों को लेकर सवाल पूछा है। आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है। सवाल ये है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज से पार्ट 2 ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं जुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। जम्मू एम्स में 34 वर्षीय महिला की सुपर फिजिकल पैरोडिक्टोमी सर्जरी की गई है और इसमें पैरोटिड ग्रंथि के एक हिस्से को निकाला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की, जहां महिला रोगी के दाहिने पैरोटिड ग्रंथि के प्लीमॉर्फिक एडोनोमा का पता चला था। सर्जिकल टीम ने चेहरे की तंत्रिका को सावधानीपूर्वक संरक्षित करते हुए ट्यूमर को हटाने का फैसला किया, जो पैरोटिड सर्जरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सर्जरी को प्रधानमंत्री को जन्मदिन के एक विशेष उपहार के रूप में समर्पित किया गया, जिनके विजन के तहत एम्स विजयपुर की स्थापना की गई। और अब खबर अमेरिका से, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ये बात अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कही। ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार कहा। अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन चल रहा है। उनका मुकाबला भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस से है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे क्वाड समूह के चौथे शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस
व्यूअर्स, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ट्रंप के पीएम मोदी के साथ मधुर संबंध रहे हैं। जब ट्रंप 2020 में भारत आए थे तब भी दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They're not. They are at the top. You know the expression? They're at the top of their game. अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबर में लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सदस्यों के हजारों पेजर्स में विस्फोट हुआ। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 3000 हिजबुल्लाह के सदस्य इस धमाके में घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। इस घटना में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए। वहीं हिजबुल्लाह के एक सदस्य ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि ये सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में मौजूद तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अमेरिका ने लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। पेंटागन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिका को घटना को लेकर कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। अमेरिका घटना को लेकर अपनी ओर से जानकारी जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अब खबर खेल जगत से। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखा है और भारतीय टीम महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में सर्वश्रेष्ठ बनकर सामने है। इस बार खिताब के लिए चीन के डिंग लिरेन के लिए भी ये जंग आसान नहीं होगी। 45वें शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम चीन, जबकि महिला टीम जॉर्जिया के खिलाफ जीत के साथ अपनी बढ़त मजबूत करने और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से उतरेगी। ओपन वर्ल्ड में अर्जुन एरिगेसी और विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन के सूत्रधार रहे हैं। एरिगेसी ने अब तक 6 बाजियों में 6 अंक जुटाए हैं, जबकि गुकेश ने 5 बाजियों में 4.5 अंक हासिल किए। भारत को चीन के खिलाफ मुकाबले के बाद ईरान और वियतनाम से भिड़ना पड़ सकता है। इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।